अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? ले जनाब, 90% जो पाकिस्तानी हैं अब हज नहीं कर सकेंगे। आखिर इन 90% लोगों का क्या कसूर है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का इम्कान पैदा हो गया है। वो कब तक रिहा हो सकती हैं और ये क्या खुशखबरी, वाकई खुशखबरी है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इंतज़ार हुसैन पंजोता जो हैं कल सामने आ रहे हैं, कल उन्हें अदालत में पेश कर दिया जाएगा। कैसे पेश किया जाएगा ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गंडापुर साहब और आतिफ खान साहब के दरमियान ठीक ठाक लड़ाई हो गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दो धड़े बनने वाले हैं। अब ये जो धड़े हैं वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले हज की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वजारत हज ने एक पॉलिसी बनाई है, SOPs बनाए हैं अगले हज के लिए। और ये SOPs बने हैं सऊदी गवर्नमेंट की मदद से। सऊदी गवर्नमेंट ने साथ मिलके ये SOPs बनाए। इन SOPs के मुताबिक जो लोग दुरुस्त नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, सेहतमंद नहीं होंगे, वो अब अगला हज नहीं कर सकेंगे। और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी बुनियाद पे हज नहीं हो सकेगा, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। ये हमारी टॉप स्टोरी है और वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। आखिरी स्टोरी हमारी यही होगी। और अगर खुदा न खास्ता आप इन बीमारियों का शिकार हैं तो फिर आप ये फैसला कर लें कि आप हज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट आपको हज नहीं करने देगी। और उस स्टोरी से पहले हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तरफ आते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ था। इनके जो एक्स हस्बैंड थे वो भी पाकिस्तानी थे। और उसके बाद इनके ऊपर ये एतराज़ किया गया कि ये 9/11 में मुलव्वस हैं। और फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये कराची से ट्रेन के ज़रिए इस्लामाबाद रावलपिंडी आ रही थी और रास्ते से ये गायब हो गई। और इनके साथ इनका एक साहबजादा भी था, वो भी गायब हो गया। और उसके बाद फिर तवील अरसे तक इनका कोई अता पता नहीं मिल सका, कोई मालूमात नहीं मिले। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन थी वो इमरान खान साहब ने दी थी। इमरान खान साहब को किसी ने बताया कि जो बगराम है, जो ज़ाहिर अफ़गानिस्तान का एक इलाका है और वहाँ पे बगराम एयरपोर्ट भी है और एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तारी की शक्ल में देखा गया था। और किसी ने उन्हें बताया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा हुकूमत खाना है या एक बहुत बड़ी जेल है जिसके अंदर अफ़गानिस्तान के लोगों को और उन लोगों को जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वो मुजाहिदीन के साथ थे, उन सब को रखा हुआ है। वहाँ पे किसी साहब ने आके बताया इमरान खान साहब को, वहाँ एक खातून की आवाज़ आती थी रोने की, ऊंची ऊंची आवाज़ में। और जब मैंने उससे रब्ता किया तो ये पता चला कि उसका नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है और वो कराची से ट्रैवल करती हुई रावलपिंडी जा रही थी और रास्ते से उन्हें ट्रेन से पाकिस्तानी हुकाम ने गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया था। और अब वहाँ पे बुरी तरह वो टार्चर का शिकार हो रही हैं। तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंसमेंट की थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक खातून है, पाकिस्तानी है, उनका एक बच्चा भी है और उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर बगराम के जेल खाने में रखा गया है। तो उस वक्त ये खबर बड़ी गर्म हुई और फिर मैंने उस ज़माने में कॉलम में लिखा था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। लेकिन उस वक्त के पाकिस्तान के अंदर लोग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को नहीं जानते थे। फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया और उन्हें अमरीकी हुकाम ने अदालत के अंदर पेश किया, बल्कि फ़ौजी अदालत के सामने पेश किया। और ये कहा कि उन्होंने एक बंदूक छीन के, एक राइफ़ल छीन के जो अमेरिकन शहरी हैं, जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया था। जिसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी डाल दी गई। फिर वो अफ़गानिस्तान के अंदर रही, फिर वहाँ से उन्हें अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया और अमेरिका के अंदर उनका ट्रायल हुआ, फिर उन्हें एक लंबी सज़ा दी गई और अब वो अमरीकी जेल के अंदर हैं। और जब वो अमेरिका के अंदर गई तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट चली जिनको उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी चलाती रहीं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि मेरी बहन के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। फिर कुछ पाकिस्तानी उनसे मिलने गए, फिर पाकिस्तानी सफारत खाने के लोग उनसे मिलने गए। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बड़ी बुरी हालत में जेल के अंदर। अब पाकिस्तानी अदालतों ने उसके ऊपर नोटिस लिया हुआ है और वो बार बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कब पाकिस्तान लाया जाएगा। इस दौरान एक इंफॉर्मेशन ये भी गर्दिश करने लगी कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पे अमेरिकन हुकाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए रजामंद हो गए हैं।
तो अब 4 लोगों का एक वफ्द बना है जो नवंबर के महीने में अमेरिका जाएगा और वहाँ जाके 2 हफ्ते वो अमेरिकी हुकाम के साथ मुलाकात करके अब एक 4 रुकनी वफ्द बना है। ये 4 रुकनी वफ्द 2 हफ्ते अमेरिका रह के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की कोशिश करेगा और ये वफ्द नवंबर के महीने में अमेरिका जाएगा। इनमें तलहा महमूद साहब हैं जो सेनेटर थे पहले, फिर फौजिया सिद्दीकी हैं जो आफिया सिद्दीकी की बहन हैं, फिर अनूशा रहमान हैं जो सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, और एक डॉक्टर भी हैं जो जाके उनका तिब्बी मुआयना करेगा कि उनकी सेहत कैसी है, और उसके बाद फिर उन्हें अमेरिकन के साथ गुफ्तगू करके उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा। और ये जो इंकशाफ है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने आज हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर किया, और उसमें उन्होंने बताया कि ये वफ्द जा रहा है और ये वफ्द डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बड़े आसानी से पाकिस्तान लाने के लिए काम करेगा और ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो जल्द आ जाएंगे। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जनवरी के महीने तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी शायद पाकिस्तान पहुंच जाए, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत सीरियस है उनको पाकिस्तान लाने के लिए। हमारी दूसरी खबर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब से रिलेटेड है। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब इमरान खान साहब के वकील हैं और नईम हैदर पंजोता साहब के ये कज़न हैं, शायद खालाजाद हैं, और ये इमरान खान साहब के फोकल पर्सन होते थे जेल के अंदर। इमरान खान साहब ने जिस शख्स से मुलाकात करनी होती थी या जिससे मुलाकात नहीं करनी होती थी उसका फ़ैसला इंतज़ार पंजोता करते थे और वो आके तर्जुमानी भी करते थे। उनके ऊपर एक एतराज़ ये भी किया जाता था कि जितने फ़ॉरेन मीडिया के अंदर इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ छप रहे हैं या इमरान खान साहब के आर्टिकल छप रहे हैं, वो इंतज़ार पंजोता साहब उसे स्मगल करते हैं। इमरान खान साहब हाथ से लिखते हैं, फिर उन्हें दे देते हैं, वो उन्हें अपने जिस्म के अंदर छुपा के बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाके वो फिर अमेरिकन सहाफ़ियों को, बरतानवी सहाफ़ियों को और इंडियन सहाफ़ियों को फराहम करते हैं, और इसके अंदर रऊफ़ हसन साहब भी शामिल है। ये इंकशाफ रऊफ़ हसन साहब ने किया था। रऊफ़ हसन साहब ने हमारे खुफिया इदारों को बताया था कि तमाम मालूमात जो जेल के अंदर से निकलती हैं वो इंतज़ार पंजोता साहब के ज़रिए निकलती हैं, मुझ तक पहुँचती है और फिर मैं उसे आगे सहाफ़ियों तक डिलीवर करता। उसके बाद इमरान खान साहब का जो पूरा एक जेल नेटवर्क है उसे पकड़ लिया गया था। उनके डिप्टी जो सुप्रीडेंट है मोहम्मद अकरम साहब वो गिरफ़्तार हो गए थे, बाकी लोग भी उसके बाद गिरफ़्तार हुए और आखिर में इंतज़ार पंजोता साहब को भी उठा लिया गया था और वो गायब है, वो मिसिंग है। अब बार बार हाई कोर्ट की तरफ से इसरार किया जाता है कि ये बताएं कि इंतज़ार पंजोता है कहाँ पे। तो आज भी हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी और वहाँ पे मियाँ गुल हसन साहब की अदालत के अंदर, शायद नहीं, जस्टिस आमर फारूक साहब की अदालत, माफ़ी चाहता हूँ, जस्टिस आमर फारूक साहब की अदालत के अंदर ये केस चल रहा था और उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछा कि इंतज़ार पंजोता को कब पेश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने उनसे 1 दिन मांगा है, 24 घंटे मांगे हैं और कहा जी कि कल 24 घंटे के अंदर अंदर इंतज़ार पंजोता जो है वो सामने आ जाएंगे। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि किसी थाने के अंदर वो अपीयर होंगे और पुलिस उन्हें ये अपनी हिरासत में लेगी और हिरासत में लेने के बाद फिर 2-3 दिन के रिमांड के बाद उन्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। अब सबसे पहले वो पुलिस के सामने पेश होंगे और पुलिस उन्हें फिर अदालत में पेश करके उनका फ़िज़िकल रिमांड लेगी और 2-3 दिन के फ़िज़िकल रिमांड के बाद फिर उन्हें जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया जाएगा। तो इंतज़ार पंजोता जो है वो कल सामने आ रहे हैं, थाने के अंदर आएंगे और मेरा ख्याल ये बड़ी ब्रेक थ्रू होगी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए, बहुत बड़ा रिलीफ होगा, अच्छी बात है। आतिफ खान साहब, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, ये खैबर पख्तूनख्वा के बहुत बड़े सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीब थे और हर बार ये चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह जाते हैं। और अब इनका फड़ा शुरू हो गया है गंडापुर साहब के साथ, क्योंकि आतिफ खान साहब खुलकर गंडापुर साहब की करप्शन की बात करते हैं, खुलकर ये बताते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो किस किस्म की गलतियाँ कर रहे हैं। वो खुल के इमरान खान साहब को ये बताते हैं कि गंडापुर जो हैं वो सही मायनों में एहतजाज नहीं कर रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं। तो आतिफ खान साहब की तरफ से जब बार बार एतराज़ उठता है तो उस एतराज़ को रोकने के लिए और बाकी गंडापुर साहब को अपना इक़्तिदार बचाने के लिए और साथ साथ इसलिए कि वो आतिफ खान बाकायदा गंडापुर के सामने बैठ के निगोशिएट करें, उसके लिए अब उन्हें एंटी करप्शन का एक नोटिस दे दिया गया है। और ये एक रिजॉर्ट बनाया था उन्होंने सवात के अंदर 2014 में, और उसके खिलाफ एंटी करप्शन ने नोटिस दिया कि जनाब आके बताएं कि आपने इतना बड़ा रिजॉर्ट बनाया कैसे था, आपको जगह कैसे अलाट हुई थी और आपने इसमें कितनी करप्शन किया। तो एक करप्शन का एक नोटिस उनको सर्व कर दिया गया, जिस पे आतिफ खान साहब की एक वीडियो बल्कि ऑडियो आई है और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मुझे डराने के लिए नोटिस दिया गया और इसका मकसद ये है कि पार्टी तोड़ी जाए, पार्टी को कमज़ोर किया जाए
हम ना पार्टी को कमज़ोर होने देंगे, ना पार्टी को टूटने देंगे। और जो गंडापुर साहब जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उनका हम ठीक ठाक किस्म का जवाब देंगे और हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आतिफ खान साहब की तरफ से भी जवाब आ गया, गंडापुर साहब की तरफ से बाहर आ गया। इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर ठीक ठाक किस्म की दरार आ चुकी है और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी जो दो हिस्सों में तकसीम होने वाली है, क्योंकि आतिफ खान बड़े तगड़े आदमी हैं और ठीक ठाक किस्म के तगड़े आदमी और बड़ा टफ टाइम देंगे वो गंडापुर साहब को। तो पार्टी मुझे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टूटती हुई नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब की गवर्नमेंट को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसका उन्हें नुकसान होगा, इस कहने को फ़ायदा नहीं होगा। तो अब एक वाज़ेह दरार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ रही है और आतिफ खान का ग्रुप बड़ा तगड़ा है। तकरीबन 40-45 MPs इस वक्त आतिफ खान के साथ हैं और अगर आतिफ खान ने रिवोल्ट कर दी तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब की एक तो हुकूमत नहीं बच सकेगी, दूसरा इमरान खान साहब के काज को बहुत नुकसान होगा। तो अब आतिफ खान और गंडापुर दोनों आमने सामने आ चुके हैं और अगर गंडापुर साहब ये नोटिस वापस नहीं लेते तो हालात ख़राब हो जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इमरान खान साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को कायल किया जाए कि वो गंडापुर साहब से कहें कि वो बास करें गंडापुर साहब को और गंडापुर साहब नोटिस वापस लें। मुझे वैसे लगता है कि इमरान खान साहब दरमियान में इंटरवेंशन करके गंडापुर साहब से ये नोटिस वापस करवाएंगे, लेकिन अगर ये नोटिस वापस नहीं होता तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं वो आतिफ खान को इमरान खान साहब के साथ मिलने नहीं देंगे और अगर ये फासला बढ़ गया, मुलाकात ना हुई तो फिर डेफिनेटली अब पार्टी के अंदर दरार आएगी। अब हम आते हैं हज की तरफ। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने मजहबी अमूर ने की वजारत ने हज के SOPs जारी किए हैं और ये SOPs बनाए गए हैं सऊदी गवर्नमेंट की मदद के साथ, सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। इनके मुताबिक वो तमाम मरीज़ हैं जो डायलिसिस के मरीज़ हैं, जो गुर्दों की सफाई करवाते हैं, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या उन्होंने स्टंट डलवाए हुए हैं, या वो मरीज़ जो दमे के शिकार हैं, जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिनका जिगर फेल हो चुका है या वो 80% काम नहीं कर रहा और उनको जिगर का मसलसल इशू है, या जिनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर है और वह असाबी तौर पे कमज़ोर हैं, राशे के मरीज़ हैं, वो चल फिर नहीं सकते, जब उठते हैं बैठते हैं तो उनके जिस्म के अज़ा हिलते जुलते रहते हैं, या वो नफसियाती मरीज़ हैं और उन्हें नफसियाती अमराज के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, इंसोमिया का शिकार है, रात को जागते रहते हैं, नींद नहीं आते या हाइपर हो जाते हैं उनके लिए। और दूसरा ये है कि जिनके पेट में पानी भर जाता है, पानी भरना इसको सिरोसिस कहते हैं कि पेट के अंदर पानी भर जाता है या जिगर ख़राब होने की वजह से पानी भरता है, वो लोग, और जिनको बड़ी आंत के अंदर से खून आता है या बड़ी आंत के अंदर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उनके जो ज़रूरियात हैं, आप ये समझें जो वाशरूम में जाते हैं तो उनके ब्लड निकलता है, और उनके लिए फिर जो लोग माजूर हैं यानी खुद अकेले चल फिर नहीं सकते या देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या उनका जिस्म कंट्रोल नहीं होता, या जिनकी यादाश्त कमज़ोर है और वो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, उनके लिए। फिर इसके साथ साथ वो लोग जो अपना घर नहीं जानते, रास्ता भूल जाते हैं या उन्हें किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ती है चलते फिरते, वो सब लोग, और 7 महीने तक की हामला ख़वातीन जो हैं वो बड़ी जल्दी मुश्तल हो जाते हैं, यानी बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर जिन्हें TB रही हो या इन्हें इस वक्त TB है, या फिर वो कैंसर के मरीज़ हैं, या फिर उन्हें इन्फ्लुएंजा है यानी कि फ्लू है उनको, या फिर वो डेंगू के मरीज़ हैं, या फिर उन्हें कोरोना है इस वक्त या कोरोना के सिम्टम्स हैं उनके अंदर, या फिर वो गर्दन तोड़ बीमारी का शिकार हुए हैं, या फिर वो कभी पोलियो का मरीज़ रहे हैं, तो ये सब लोग जो हैं वो हज नहीं कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि ये सारी वो बीमारियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोगों को है। आप किसी बीमारी को ले लें, पता ही चलेगा कि पाकिस्तान उसमें नंबर 1 है। मसलन आप दिल के अमराज को लीजिए, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल होता है जिनमें दिल के अमराज में इन लोग नंबर 1 है, यानी हम दिल के अमराज में नंबर 1 है। आप गुर्दों को देख लें, तीसरा या चौथा हर फर्द जो है पाकिस्तान का वो गुर्दे के अमराज का शिकार है। डायलिसिस में भी हम नंबर 1 है। सांस की बीमारियां तकरीबन हर दूसरे आदमी को यहाँ पे है। जिगर का मसला, हर आदमी फैटी लीवर का शिकार है। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत प्रॉब्लम है। नफसियाती आर्जों के शिकार हैं हम, यानी कोई ऐसी बीमारी दुनिया में है नहीं जो पाकिस्तानियों को लगी हुई ना हो। तो अब अगर इन SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जाता है तो आप यकीन करें कि 90% पाकिस्तानी हज करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 90% पाकिस्तानियों से हज की फैसिलिटी छीन ली गई है। और ये सिर्फ हज तक महदूद नहीं है, आने वाले दिनों में उम्रे के लिए भी यही SOPs बनेंगे। तो वो लोग जो इन बीमारियों का शिकार है वो शायद
उम्रा भी ना कर सकें। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी और बुरी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। लिहाजा आप सबको मेरा मशवरा है कि अगर आप अल्लाह के घर जाना चाहते हैं तो अपने घर में बैठ के कोशिश करें कि आप सेहतमंद रहें, एक्सरसाइज करें, खुराक को कंट्रोल करें और अपने जो माइंड है उसको ओपन रखें और उसको रिलैक्स रखने की कोशिश करें, टेंशन में ना रहें। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो अल्टीमेटली फिर शायद आप अल्लाह के घर में भी हाजिरी नहीं दे सकेंगे। ये एक बैड न्यूज़ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, करम करे और हम सबको अपने उनके हबीब का दरवाज़ा देखना नसीब करे और उम्रे की सादत नसीब करे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।